स्वागत है दोस्तों। कहानी वार्ता चैनल पर आप सुन रहे हैं कहानी केंकड़ा। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। इस कहानी का आज हम चौथा भाग सुनने वाले हैं। बाकी की बातें हमेशा की तरह कहानी के एंड में। शुरू करते हैं देवराज चौहान सीरीज का केंकड़ा पार्ट 4। धर्मा रोमा की कलाई पकड़े आगे बढ़ गया और कह उठा, अब बोलो, क्या उनमें से कौन तुम्हारा पति है? रोमा ने कुछ नहीं कहा, चलते चलते होंठ भींच लिए। घबराओ मत, इस वक्त तुम सुरक्षित हाथों में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, धर्मा ने कहा। मैंने मुंह खोला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम किसी बात की फिक्र मत करो, जो कहना है कह दो, मैं सब संभाल लूंगा। दोनों में से कोई मेरा पति नहीं है, रोमा ने हिम्मत करके कहा। मैं जानता हूं। तुम जानते हो? हाँ, हमें तुम्हारे पापा ने भेजा है तुम्हें ले आने के लिए। पापा ने? ओह, तुम लोग तीन हो? हाँ। RDX, एक्स से तुम मिल चुकी हो, डी से मिल रही हो, आर इधर उधर होगा। हाँ, वो भी कह रहा था कि हम तीन हैं, लेकिन तुम जहाज के स्टाफ की वर्दी में, इस चक्कर में ना पड़ो। तुम जहाज पर क्या कर रही हो, सच सच मुझे बताओ। दोनों तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। महीना भर पहले, रोमा भर्राए स्वर में कह उठी, मैंने संजीव के साथ बेड पर कुछ वक्त बिताया। उस वक्त उसने सीडी बना ली और मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मैं नहीं चाहती थी कि पापा को इस बारे में पता चले, इसलिए उसकी बात मानती रही। अब वो मुझे लेकर रंगून जा रहा है। मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो मुझे बदनाम कर देगा। तुम खामखा परेशान हो रही हो, तुम्हें सारी बात अपने पापा को बता देनी चाहिए थी। शर्म और डर की वजह से मेरे मुंह से कुछ ना निकला। तुम अपने साथ अपने पापा के 8-10 करोड़ के हीरे भी ले आई हो। हाँ, उसने मुझे धमकी दी थी कि घर से आते वक्त करोड़ों की दौलत लेकर आऊं। और तो मुझे कुछ सूझा नहीं। घबराहट में मैं उन हीरों का ब्रीफकेस ले आई जो उस दिन पापा कहीं से लाए थे। वो सीडी अभी भी उसके पास है जिसमें तुम्हारी तस्वीर है। हाँ। जानती हो वो कहाँ है? हाँ। चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। RDX तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें अब किसी से भी डरना नहीं है। रोमा कुछ न कह सकी। कुछ ही देर में वो दोनों एक केबिन में पहुंचे, जहां डबल बेड बिछा हुआ था। 2 कुर्सियां थी बैठने के लिए और अटैच बाथरूम था। चलने के लिए जरूरत मुताबिक जगह थी। वो हीरों का ब्रीफकेस कहाँ है? वो हीरे तो संजीव ने एक बड़ी सी थैली थैली निकालो। क्यों? रोमा ने धर्मा से पूछा। तुम्हारे साथ साथ हीरों को भी तो ले चलना है। RDX कभी आधा काम नहीं करते। साथ ही वो सीडी निकालो जिसमें तुम्हारी हरकतें दर्ज हैं। तुम्हें संजीव नाम की मुसीबत से अब हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन हम जाएंगे कैसे? जहाज तो पानी में दौड़। उसकी फिक्र तुम मत करो, जो कहा है वो जल्दी से करो। रोमा जल्दी से आगे बढ़ी और एक तरफ पड़े सूटकेसों को खोलने लगी। वो बंद थे तो गद्दे के नीचे से चाबियां निकालकर उन्हें खोला और सबसे पहले सूटकेस के भीतर नीचे से एक थैली निकाली। काले रंग की थैली में हीरे भरे हुए थे। धर्मा ने थैली नहीं खोली, बाहर से ही उन्हें टटोल कर देखा और संतुष्ट हो गया। रोमा ने पुनः खुले सूटकेसों में व्यस्त हो गई। तभी दरवाजा खुला और संजीव के साथ एक्स्ट्रा ने भीतर प्रवेश किया। एक्स्ट्रा के हाथों में हीरों की थैली देख संजीव चौंका। रोमा को सूटकेस खोले पाकर वो चीखा, ये क्या कर रही हो? रोमा घबरा कर पलटी। एक्स्ट्रा ने उसी पल रिवॉल्वर उस पर तान दी। हिलना मत, एक्स्ट्रा ने कठोर स्वर में कहा। धर्मा, इसकी रिवॉल्वर निकालो। धर्मा ने तुरंत उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। ये क्या कर रहे हो? क्यों रिवॉल्वर निकाल रहे हो? मैं तुम्हें करोड़ों के हीरे दूंगा। धर्मा ने संजीव की रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। तुम अपना काम करो, एक्स्ट्रा ने रोमा से कहा। यहां नहीं है सीडी, रोमा कह उठी। इसने कहीं छुपा रखी है। एक्स्ट्रा आगे बढ़ा और संजीव के सिर पर रिवॉल्वर की नाल लगा दी। गोली मत मारना, संजीव चीखा। वो सीडी किधर है जिसके दम पर तुम इस लड़की को ब्लैकमेल कर रहे हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? संजीव गुस्से से तड़प उठा। गोली मारूं? तुम तुम जहाज के कर्मचारी होकर इससे मिल गए। मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हीरे, उल्लू के पट्टे, ये कपड़े मेरे नहीं है। एक्स्ट्रा ने होंठ भींच कर कहा। हम तेरे लिए ही जहाज पर आए हैं। मेरे लिए?
इस लड़की को इसके बाप के पास ले जाना है। तुम? संजीव ने कुछ कहना चाहा। गोली मार दे इसे, धर्मा बोला। ठीक है। नहीं, मैं अभी वो सीडी देता हूं, संजीव घबरा कर चीखा। निकाल। मुझे गोली तो नहीं मारोगे? नहीं मारेंगे, सीडी निकाल। संजीव ने छिपा रखी सीडी तुरंत निकालकर एक्स्ट्रा को थमा दी। पक्का यही है? हाँ हाँ, ये न हो तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, धर्मा ने कड़वे स्वर में कहा। क्या मतलब? संजीव ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। कुछ नहीं, तू अब ठंडा रह। तुम लोग रोमा को लेने आए हो? हाँ। तो ले जाओ। ये हीरे क्यों ले जा रहे हो? ये मुझे दे दो, 50 लाख के हीरे तुम रख लो। उसी पल पास खड़े धर्मा ने उसके पेट में जोर से घूंसा मारा। संजीव पेट थामे कराकर दोहरा हो गया। संजीव ने उसकी पेट धर्मा ने उसकी पीठ पर जोरदार ठोकर मारी तो वह नीचे जा गिरा। अब बोलना मत। तुम दो दो मिलकर मुझे मार रहे हो, अकेले अकेले आओ तो। धर्मा ने उसकी पीठ पर जूता रखा और उस पर खड़ा हो गया। क्यों मार रहे हो? वो चीखा। धर्मा ने एक्स्ट्रा को देखा। राघव कहाँ है? तेरे साथ था, पता नहीं कहाँ चला गया। इस तरह वो कहीं जा नहीं सकता, किसी पंगे में फंस गया होगा। यहाँ पर कैसे पंगा हो सकता है? क्या पता। एक्स्ट्रा ने उसकी तरफ हीरों की थैली बढ़ाई, बोला ये संभाल, मैं काम खत्म करके आता हूँ। फिर वो नीचे पड़े संजीव से बोला, चल उठ, मेरे साथ चल। अब कहाँ चलना है? सारा काम तो तुम लोगों ने खराब कर दिया, वो गुस्से से बोला। तेरा काम तो खत्म हो गया, मेरा नहीं। एक्स्ट्रा उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करता हुआ कह उठा। तू जहर का पौधा है, और जहर हुए पौधे की मैं ऐसी हालत कर देता हूँ कि दोबारा पनप ना सके। एक्स्ट्रा संजीव के साथ बाहर निकल गया। रोमा ने धर्मा को देखा। आराम से बैठो, अब तुम्हें कोई डर नहीं। धर्मा मुस्कुराया। कुछ ही देर में वापस चलेंगे। वापस? कैसे? जहाज तो रंगून की तरफ बढ़ रहा है। रोमा के उठी। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला दृश्य। एक्स्ट्रा संजीव के साथ सबसे नीचे की मंजिल पर पहुंचा। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? परेशान संजीव कह उठा। बस पहुंच गए। दोनों वहां के सुनसान हिस्से में पहुंचकर रुक गए। एक्स्ट्रा ने रिवॉल्वर निकाली और संजीव पर तान दी। मुझे गोली मत मारना, गोली से मुझे बहुत डर लगता है, संजीव घबरा कर चीखा। मौत से डर नहीं लगता? एक्स्ट्रा ने कड़वे स्वर में कहा। वही तो, मरने से डर लगता है। ठीक है, मैं गोली नहीं मारता। ऊपर चढ़ो और जहाज से नीचे कूद जाओ। तुम्हारा मतलब है कि मैं समंदर में कूद जाऊं? हाँ। नहीं, यहाँ से किनारा मीलों दूर है, मुझे ठीक से तैरना भी नहीं आता, मैं मर जाऊंगा। तो फिर गोली से मार। नहीं, गोली मत मारना, मैं कूदता हूँ। घबराहट में संजीव पसीने पसीने हो रहा था। वो जहाज की मुंडेर पर चढ़ा और पीछे खड़े एक्स्ट्रा को देखकर कहा, मेरी जान बख्श दो। मैं। एक्स्ट्रा ने रिवॉल्वर वाला हाथ उसकी तरफ किया तो उसी पल संजीव ने छलांग लगा दी। गए रंगून बाबा, एक्स्ट्रा बड़बड़ाया और रिवॉल्वर जेब में डालते हुए वापस चल पड़ा। अगला दृश्य। राघव जहाज की एक गैलरी में तेज दौड़ रहा था। उसके पीछे मंगल सिंह और दो अन्य व्यक्ति थे। राघव देर तक मंगल सिंह की नजरों से बचा रहा था। इस वक्त राघव अंधेरे में खड़ा था कि तभी मंगल सिंह उसे ढूंढता उस तरफ आ निकला, और उस जगह पर नजर पड़ गई तो राघव पुनः भागा। पकड़ो इसे, छोड़ना नहीं, मंगल सिंह चीखा। उसके बाद से राघव जहाज में दौड़ता ही जा रहा था, जिधर जगह मिली। रास्ते में कई लोग मिले जो हैरानी से उनकी भागदौड़ देख रहे थे। एकाएक अंधेरे से भरी जगह आई तो राघव वहीं दुबक गया। पीछे से भागते मंगल सिंह और उसके दोनों साथी पास आकर रुके। वो हाँफ रहे थे। कहाँ गया? मंगल सिंह ने होंठ भींचकर बोला। यहां तक तो आते मैंने देखा था। तो अचानक किधर गायब हो गया? उधर गया होगा। तभी सामने से कोई आता दिखा, जबकि राघव पास ही अंधेरे में सांसें रोके दुबका पड़ा था। सुनिए, मंगल सिंह ने पूछा, आपने किसी को भागते हुए उस तरफ जाते देखा है? नहीं। राघव चौंका, क्योंकि ये आवाज एक्स्ट्रा की थी। आप किसे ढूंढ रहे हैं? पास पहुंचकर एक्स्ट्रा ठिठकता हुआ बोला। बदमाश है वो, मंगल सिंह नजरें दौड़ाकर कह उठा। स्टाफ की यूनिफॉर्म में जहाज पर घूम रहा है। यूनिफॉर्म में? एक्स्ट्रा चौंका। हाँ, वो तो इधर ही गया है जिधर से मैं आ रहा हूँ। अभी तो तुमने कहा कि उधर कोई नहीं, यूनिफॉर्म पहने एक आदमी उधर दौड़ता गया। मुझे क्या पता कि तुम स्टाफ के बंदे के पूछ रहे हो। जल्दी आओ। मंगल सिंह उधर दौड़ा।
बाकी दोनों भी दौड़ लिए। एक्स्ट्रा ने आसपास देखा और ऊंचे स्वर में बोला, राघव, धीरे बोल, तेरे पास ही हूं। क्या हुआ? खामखाई साला पीछे पड़ गया। जहाज का सिक्योरिटी चीफ है। काम का क्या हुआ? हो गया। उस साले हरामी को समंदर में फेंक कर आ रहा हूं। लड़की धर्मा के पास है। हीरे वो भी। तो अब हमें निकलना चाहिए। राघव ने कहा, दोनों किधर हैं? केबिन में। हाँ। दोनों तेजी से आगे बढ़ गए। वो चारों नीचे की मंजिल पर जहाज की मुंडेर के पास खड़े थे। जहाज तेजी से दौड़ रहा था। धर्मा ने हीरों की थैली अपनी कमर से बांध ली थी। आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? रोमा परेशान से कह उठी। समंदर में कूदना है। समंदर में? रोमा चौंकी। मुझे तैरना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, एक्स्ट्रा ने कहा। नहीं, मैं समंदर में छलांग नहीं लगाऊंगी, रोमा पीछे हटते हुए कह उठी। जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, राघव बोला। नहीं, मैं, रोमा ने कहना चाहा, तभी एक्स्ट्रा ने रोमा को थामा और बाहों में ऊपर उठाते हुए समंदर में उछाल दिया। चीख गूंजी रोमा की और लुप्त हो गई। इसी पल एक्स्ट्रा रेलिंग पर चढ़ा और समंदर में छलांग लगा दी। चल धर्मा। दो पलों के पश्चात धर्मा भी समंदर में छलांग लगा चुका था। राघव रेलिंग पर चढ़ने लगा कि तभी पीछे से आवाज आई। वो रहा, पकड़ो। ये मंगल सिंह की आवाज थी। राघव तक तब सकपकाया और फुर्ती से रेलिंग पर चढ़ते हुए समंदर में छलांग लगा दी। पीछे से उनके चिल्लाने की आवाजें आई, जो कि तुरंत ही सुनाई देनी बंद हो गई थी। अगला दृश्य। चारों तरफ अंधेरे में डूबा समंदर नजर आ रहा था। तट यहां से कई किलोमीटर दूर था। दूर कहीं एक जहाज समंदर की छाती पर जाता दिख रहा था और उसके भोंपू की आवाज सुनाई दी। एक्स्ट्रा ने रोमा को पीठ पर लाद रखा था और धीरे धीरे आगे तैर रहा था। मैं समंदर में डूब जाऊंगी, रोमा रोते हुए कह उठी। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं गिर जाऊंगी, मुझे कस के पकड़े रहो, तुम नहीं गिरोगी। खामखा डरो मत। नहीं, मैं मर जाऊंगी। जहाज से छलांग मारे उन्हें 20-25 मिनट हो चुके थे। तभी पीछे से तैर कर आता राघव पास पहुंचा। सब ठीक है? वो चिल्लाया। हाँ, एक्स्ट्रा ने जवाब दिया। धर्मा कहाँ है? पीछे। डिसूजा कहाँ मर गया? एक्स्ट्रा ने ऊंची आवाज में कहा। उसे आ जाना चाहिए था। वो रास्ता भटक गया होगा। साले को मैं गोली मार दूंगा, एक्स्ट्रा ने गुस्से से कहा। मैं गिर जाऊंगी, रोमा एका चीख कर बोली। नहीं गिरोगी, मुझे पकड़े रहो और बार बार चिल्लाकर मुझे परेशान मत करो। इसे मैं अपनी पीठ पर डाल लेता हूँ, राघव बोला। क्यों? ये तेरी पीठ पर नहीं चीखेगी? पागल है, खामखा चीखे जा रही है, डर रही है। तभी उसके कानों में हल्की सी पट पट की आवाज पड़ने लगी। डिसूजा, वो आ गया। शायद, एक्स्ट्रा बोला। मुझे लगा कि मैंने बोट की आवाज सुनी है। दोनों ने नजरें दौड़ाई। अंधेरे के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आया। अब आवाज भी नहीं आ रही थी। शायद हमें भ्रम हुआ था, एक्स्ट्रा बोला। मुझे भ्रम नहीं हुआ, डिसूजा इधर ही आ रहा है। तेज हवा बोट के इंजन की आवाज को अपने साथ इधर ले आई होगी। कुछ पल उनके बीच चुप्पी रही। उन्हें फिर से बोट के इंजन की मध्यम सी आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज बराबर आ रही थी। डिसूजा ही है, एक्स्ट्रा बोला। बंदा ठीक है, ठीक काम किया हरामी ने। मिनट भर बाद ही बोट उनके पास आ पहुंची। डिसूजा, इधर, राघव चिल्लाया। बोट आ पहुंची। कैसे हो दोस्तों? डिसूजा खुशी से चिल्लाया। दोस्तों के बुरे हाल हो रहे हैं, एक्स्ट्रा बोट का किनारा थामते हुए बोला। इस लड़की को बोट में ले। फौरन ने रोमा बोट पर थी, फिर राघव और एक्स्ट्रा। तब तक धर्मा भी पास आ पहुंचा था। वो भी बोट में आ पहुंचा। ये कौन है? राघव की निगाह बोट में सिकुड़े पड़े किसी व्यक्ति पर पड़ी। ये भी इसी जहाज में गिरा था। इसे मैंने बोट में ले लिया। क्या? एक्स्ट्रा चीखा। ये उल्लू का पट्टा तो वही कमीना होगा। राघव ने तुरंत आगे बढ़कर उसे उठाया। प्लीज मुझे समंदर में मत फेंकना, वो संजीव था। मुझे माफ कर दो। राघव, फेंक साले को, धर्मा चीखा। अगले ही पल राघव ने संजीव को जोरों का धक्का दिया। छपाक, वो समंदर में जा गिरा। डिसूजा ने बोट घुमाई और वापस दौड़ा दी। कौन था ये? डिसूजा ने पूछा। हरामी था, तू बोट चलाने पर ध्यान लगा।
धर्मा ने कहा। उतरना कहाँ है? जिधर से सफर शुरू किया था वहीं पर उतरना है। रोमा एक तरफ पड़ी पड़ी गहरी सांसें ले रही थी। निपट गया काम। तुम, रोमा गहरी गहरी सांसें लेते हुए कह उठी, आखिर हो कौन? RDX। तुम्हें बता तो चुके हैं, धर्मा बोला। जो हमसे पंगा लेता है उसके लिए बारूद हैं हम। बोट तेजी से वापसी का रास्ता तय कर रही थी। अगला दृश्य। रात के 3:30 बज रहे थे। तट के उसी हिस्से पर RDX रोमा के साथ मौजूद थे। सामने चंद्रमा की रोशनी में समंदर चमक रहा था। ठंडी हवा उनके शरीरों से टकरा रही थी। अभी अभी वो सभी वहां पहुंचे थे। उनके उतरने के बाद डिसूजा बोला, मेरा काम खत्म, तू जा मजे कर। राघव ने कहा। फिर मेरी जरूरत पड़े तो बताना, डिसूजा ने कहा, और वो बोट स्टार्ट करके वहां से चला गया। इसके बाप को फोन लगा, धर्मा बोला। राघव ने जेब से फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। डिसूजा ने अपने फोन वापस ले लिए थे तीनों से। डिसूजा से अपने फोन वापस ले लिए थे तीनों ने। हेलो। नंबर मिलते ही उधर से आवाज आई। आवाज में नशा भरा हुआ था। धर्मा समझ गया कि वो पीकर बैठकर पीने में लगा हुआ है। तू सोया नहीं अभी तक? मैं नींद में था, तुम्हारा फोन बजा तो उठा। धर्मा मुस्कुराया। समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। तेरा काम हो गया। रोमा हमारे पास है और हम तट पर मौजूद हैं। ओह, भगवान तुम तीनों का भला करे। तेरी लड़के का कोई कसूर नहीं है, वो हरामजादा इसे ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे मेरी बेटी मिल गई और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हीरे नहीं चाहिए जो रोमा घर से ले भागी थी? धर्मा हंसा। हीरे? वो भी ले आए हो? हाँ, वो तुम्हारे हैं। हम अपनी कीमत वही लेंगे जो तय हुई थी। नोटों में हम बेईमानी नहीं करते। बाकी सब चलता है। तुम्हारे पैसे तैयार रखे हैं मैंने। अभी आ रहे हो ना रोमा को लेकर? 1 घंटे में पहुंचते हैं। तुम तीनों ने मेरी इज्जत बचा ली, वरना मैं कहीं का ना रहता। भगवान तुम्हें सुखी रखे, और तेरे से नोट मिलते ही हम सुखी हो जाएंगे, धर्मा ने कहा और फोन बंद कर दिया। यहां से चलो। कार किस तरफ खड़ी की थी हमने? उधर। अगला दृश्य। लगातार बजने वाली फोन की बेल से तीनों की आंख खुली। दोपहर के 2 बज रहे थे। साला रतनचंद होगा, धर्मा बोला। राघव ने फोन को हाथ मारकर ढूंढा। आंखें बंद ही थी। हेलो। उसने फोन कान से लगाया। तुम तीनों अभी तक नहीं आए? रतनचंद कालिया की आवाज कानों में पड़ी। सुबह हो गई? राघव बंद आंखों से ही बोला। सुबह? अब तो दोपहर भी जा रही है। सो रहे हो अभी तक? रतनचंद का नाराजगी भरा स्वर कानों में पड़ा। हाँ, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं। तुमने सुबह आ जाने का वादा किया था। सुबह नहीं, आज। एक ही बात है। फर्क है रतनचंद। घर पर ही है ना तू? हाँ। बाहर निकलने की गलती मत करना। कुछ हुआ तो नहीं अभी तक? तो क्या तुम कुछ होने का इंतजार कर रहे हो? ये बताओ कि कब तक आ रहे हो? 2 घंटे तक, राघव ने कहा और फोन बंद कर दिया। उठो दोस्तों, चलना है। नींद आ रही है, धर्मा आंखें बंद किए बोला। एक्स्ट्रा को भी उठा। एक्स्ट्रा पुनः गहरी नींद में डूब गया था। धर्मा ने उसे हिलाया। रतनचंद से कह दे कल आएंगे। एक्स्ट्रा कह उठा। तब तक तब तक वो मर गया तो कंधा दे देंगे। ऐसा मत कह एक्स्ट्रा, धर्मा ने शांत स्वर में कहा। रतनचंद, अब हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी का कोई बाल भी बांका कर दे तो लानत है हम पर। देखते हैं साला कौन रतनचंद को मारना चाहता है। पेड़ पर उल्टा लटका के ठोकूंगा। उसने तेरे को लटका दिया तो? एक्स्ट्रा आंखें खोलते कह उठा। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं और आगे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम दोनों साथ हो मेरे। कोई हमारी तरफ टेढ़ी नजर करके तो देखे। मरेगा। राघव उठते उठते कह उठा। नहा धोकर जल्दी से चलते हैं। पहले पता तो करें कि मामला क्या है। अगला दृश्य। रतनचंद कालिया ने सुंदर से पूछा, बंगले के बाहर कोई संदिग्ध नजर आ रहा है? नहीं सर, हमारे आदमी ठीक तरह से खड़े हैं। निश्चिंत रहिए सर, मेरे होते आपको कोई खतरा नहीं, सुंदर ने विश्वास भरे स्वर में कहा। कल जिस तरह मेरा निशाना लिया गया था उससे स्पष्ट हो चुका है कि दुश्मन चालाक है। एक बार वो ऐसा करने में कामयाब हो गए, अब नहीं हो सकेंगे, सुंदर बोला।
मौत के खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आरडीएक्स से बात हुई अभी? वो आ रहे हैं? हाँ, 2 घंटे तक। आपने सोचा नहीं कि कौन इस तरह अचानक आपकी जान के पीछे पड़ सकता है? उसके बारे में सोचकर पता नहीं लगाया जा सकता। वो कोई भी हो सकता है। मेरे ख्याल में आरडीएक्स ये मामला संभाल लेंगे, सुंदर बोला। हाँ, जगह बदलने को कहकर उन्होंने ही मेरी जान बचाई। वो सच में समझदार हैं और तीनों में तालमेल बहुत अच्छा है। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। अगला दृश्य। दोपहर हो चुकी है और अभी तक सोहनलाल ने कोई खबर नहीं दी। जगमोहन ने कहा। खबर नहीं होगी, उससे बात करके देखता हूँ, जगमोहन ने कहा और मोबाइल फोन से सोहनलाल का नंबर मिलाने लगा। कुछ देर बाद बेल होने के पश्चात सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। बोल। खबर क्या है? रतनचंद के बंगले पर सन्नाटा पसरा है। वहां हथियारबंद आदमी पहरा दे रहे हैं। 2-3 को मैंने देखा। एक तो छत पर है। वो बाहर नहीं निकला और निकलने का कोई इरादा लगता भी नहीं। कोई आया? कोई नहीं आया। सुबह से अब तक कोई पोजीशन नहीं बदली। जगमोहन ने फोन बंद करके देवराज चौहान से कहा। रतनचंद का तो बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं लगता। वो आरडीएक्स का इंतजार कर रहा होगा, देवराज चौहान ने कहा। शायद ऐसा ही है, लेकिन हम यहाँ बैठे किसका इंतजार कर रहे हैं? जगमोहन बोला। मैंने तो सोचा था कि मामूली सा मामला है, एक मर्डर करना है, एक आध दिन में सब निपट जाएगा। निपट जाता अगर उसे कोई खबर ना दे रहा होता तो। वो सतर्क हो चुका है। प्रताप और दिनेश कहाँ है? साथ वाले कमरे में। उनसे कहे कि साइलेंसर लगी टेलीस्कोप वाली गन चाहिए। क्यों, कुछ करने जा रहे हो? हाँ, लेकिन सोचा नहीं है क्या, कैसे करना है। तुम उन्हें गन लाने को कहो। ठीक है। जगमोहन बाहर निकल गया। 5 मिनट बाद लौटा। गन के लिए उन्हें फोन कर दिया उन्होंने। 30-40 मिनट में पहुंच जाएगी। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगा ली। क्या है तुम्हारे दिमाग में? जगमोहन ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि आसानी से रतनचंद बाहर निकलेगा। मेरे ख्याल में वो आरडीएक्स के कहने पर चल रहा है। तो उसके घर पर निशाना बांध कर रखना होगा। कभी तो वो निकलेगा, दिखेगा। हमें कोई ऐसी जगह तलाश करनी होगी जहां गन के साथ बैठकर उसके दिखने का इंतजार किया जा सके, देवराज चांद बोला। ऐसी जगह तलाश करना आसान नहीं, देखते हैं। तभी फोन बजा। हेलो। जगमोहन ने बात की। मैं नागेश शौरी। देवराज चौहान हो तुम? शौरी की आवाज कानों में पड़ी। रुको, जगमोहन ने कहा और फोन देवराज चौहान की तरफ बढ़ाता कह उठा। शौरी है। कहो। देवराज चौहान ने फोन कान से लगाया। कब तक काम हो जाएगा? काम हो गया होता अगर तुम्हारी तरफ से गड़बड़ ना हो रही होती। दिनेश ने बताया मुझे, और मैं सच में हैरान हूं कि कौन गद्दार है जो खबरें रतनचंद तक पहुंचा रहा है। ये सोचना तुम्हारा काम है। दिनेश, प्रताप, अवतार, हरीश चारों ही मेरे पुराने वफादार हैं। इन पर शक नहीं किया जा सकता। इनके अलावा फिर तुम ही बचते हो। मैं? सोचना तुम्हारा काम है कि कौन खबरें लीक कर रहा है। मैं सोच चुका हूं। कम से कम मेरे चारों आदमी धोखेबाज नहीं है। इन्होंने किसी को इस मामले के बारे में बताया हो? पूछा था मैंने, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। खबरें बाहर तो जा रही हैं, तभी रतनचंद सतर्क हुआ बैठा है। अपनी सहायता के लिए आरडीएक्स को बुला रहा है। कुछ चुप्पी के बाद नागेश शौरी की आवाज आई। आरडीएक्स के बारे में दिनेश ने बताया था। मैंने इनका नाम पहले नहीं सुना। दिनेश और प्रताप ने सुन रखा है। वो कहते हैं कि तीनों खतरनाक है। ऐसी बात है तो तुम्हारी समस्या बढ़ सकती है। मेरी समस्या की तुम फिक्र मत करो, मुझे अपना काम करना आता है, देवराज चौहान ने कहा। मैंने तो सोचा था कि तुम 1-2 दिन में काम निपटा दोगे, परंतु किसी की गद्दारी की वजह से रतनचंद सतर्क हो गया। समझ में नहीं आता कि कौन कमीना है। क्या रतनचंद आज बाहर नहीं निकला? नहीं। ये मेरा काम है और तुम इस बारे में मत सोचो। मैं कोशिश करूंगा कि उस धोखेबाज को ढूंढ सकूं जो रतनचंद से मिला है। तुम्हारा आदमी रतनचंद के आदमियों के बीच है? हाँ, खरीदा हुआ। वो पैसे लेता है और वहां की खबरें देता है। इसी तरह रतनचंद ने भी तुम्हारा कोई आदमी खरीदा हो सकता है। विश्वास नहीं होता कि मेरा कोई आदमी बिकेगा। नोट मजबूर कर देते हैं। नागेश शौरी की तरफ से आवाज नहीं आई।
जो आदमी तुम्हें खबर देता है उससे कहो कि ये जानने की चेष्टा करे कि कौन रतनचंद को खबरें दे रहा है। हाँ, ये करना ठीक रहेगा। मैं अभी उससे बात करता हूँ। देवराज चांद ने फोन बंद कर दिया। मेरे ख्याल में, जगमोहन बोला, प्रताप और दिनेश को हमें अपने से दूर कर देना चाहिए। अगर वो दोनों रतनचंद को खबरें दे रहे हैं तो पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? कोई गलती तो करेंगे। देवराज चौहान मुस्कुराया। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा, फिर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि गद्दार इन दोनों में से कोई है? कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी प्रताप कोहली ने भीतर कदम रखते हुए कहा, मेरे ख्याल में न तो मैं गद्दार हूं और ना ही दिनेश। तुम हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं, इधर आया तो जगमोहन के शब्द कानों में पड़ गए। हम पर शक मत करो। मैं तो ये पूछने आया हूं कि तुमने गन क्यों मंगवाई है? क्या कुछ करने जा रहे हो अभी? हम क्या करना चाहते हैं ये जानकर तुम रतनचंद को बताना चाहोगे? जगमोहन ने भोलेपन से कहा। भाड़ में जाओ, प्रताप कोहली ने कहा और पलटकर बाहर निकल गया। तुम्हें गाली दे गया है? देवराज चांद बोला। प्यार से दी है। जगमोहन दांत फाड़कर देवराज चांद को देने देखने लगा। 3 करोड़ भी दिया है, एक आध गाली से क्या फर्क पड़ता है? अगला दृश्य। शाम के 5 बज रहे थे जब आरडीएक्स रतनचंद के बंगले पर पहुंचे। सुंदर और सुंदर को उनके आने की खबर मिली तो वो सीधा रतनचंद कालिया के पास जा पहुंचा। सर, आरडीएक्स आ गए हैं। शुक्र है। रतनचंद ने गहरी सांस ली। ले आओ उन्हें। सुंदर चला गया। रतनचंद का चेहरा एकाएक तनाव रहित दिखने लगा था। वो उठा और चहलकदमी करने लगा। कुछ ही मिनटों में सुंदर के साथ आरडीएक्स वहां पहुंचा। क्यों रतनचंद? राघव कह उठा। हमारी जरूरत तेरे को फिर पड़ गई? रतनचंद छिटका, मुस्कुराया। पिछली बार तूने नोट देने में आनाकानी बहुत की थी। दे तो दिए थे, तुम लोग भी तो ज्यादा मांग रहे थे। हमने तेरे लिए खतरा भी बहुत उठाया था। एक्स्ट्रा मरते मरते बचा था। ये तुम्हारा काम है। अब के काम की क्या रकम तय हुई है? राघव बोला। जो पहले दी थी वही दूंगा। धर्मा से बातें हो चुकी हैं। पहले देगा या बाद में? बाद में। मेरी जान बचाओ और रकम ले लो। सयाना हो गया अब तू। धर्मा पास खड़े सुंदर से कह उठा। नाश्ता वाश्ता नहीं किया है, कुछ खिला दो तो। शाम हो रही है और नाश्ते की बात कर रहे हो? आज यही हाल है हमारा, रात भर काम पर रहे। सुंदर बाहर निकल गया। तीनों ने वहां पड़ी कुर्सियां संभाली। तू इतने दुश्मन क्यों पैदा करता है कि कोई ना कोई तुझे मार देना चाहता है? एक्स्ट्रा बोला। धंधे में दुश्मन खुद ही पैदा हो जाते हैं। मेरा बस नहीं चलता कि वो ना पैदा हो। इस तरह कब तक बचता रहेगा? कभी तो मरेगा। तेरी वजह से मैं मरते मरते बचाऊं। कार में जगह बदल कर? हाँ। बता तो क्या मामला है, पता तो चले। खुल के बता। बहुत वक्त है हमारे पास। एक्स्ट्रा बोला। सबसे पहले तेरे को कैसे पता चला कि कोई तेरी जान लेना चाहता है? बताते हुए कोई भी बात छूटे ना। मुझे किसी का फोन आया। रतनचंद कालिया ने गंभीर स्वर में कहा। फोन पर उस आदमी ने मुझे बताया कि मेरे किसी दुश्मन ने 3 करोड़ की मेरे नाम की सुपारी अंडरवर्ल्ड के किसी खतरनाक बंदे को दी है। तेरे को फोन करने वाला कौन था? उसने अपना नाम नहीं बताया, परंतु निशानी के तौर पर खुद को केकड़ा बोला। केकड़ा? रतनचंद कालिया ने हाँ में सिर हिलाया। तूने उससे पूछा कि ये बात तेरे को कैसे पता चली? धर्मा बोला। पूछा, लेकिन इस बारे में उसने कोई जवाब नहीं दिया। तूने उनके नाम पूछे होंगे जो तेरे को मरवाना चाहते हैं और जो तेरा निशाना लेने की फिराक में है। पूछा, जानना चाहा, लेकिन उसने नहीं बताया। क्यों? मैं नहीं जानता। तो उसने तेरे को फोन करके क्यों बताया कि कोई तेरे को मारना चाहता है? स्पष्ट नहीं है उसका इरादा। जोर देने पर कहता है कि इस खबर के बदले मेरे से मोटी रकम का सौदा करेगा। तो मैंने कहा कि वो अभी सौदा कर दे। तो उसका जवाब था कि जब वक्त आएगा तब सौदा करेगा। वक्त कब आएगा? जब मैं इस मामले में पूरी तरह फंस जाऊंगा। वो कहता है कि तब मैं उसे मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाऊंगा। राघव ने मुंह बिगाड़ कर कहा। इस साले केकड़े को सीधा करना पड़ेगा। सब सीधे होंगे, धर्मा बोला। अपने पर हमले के बारे में बता। रतनचंद कालिया ने सारी बात बताई।
वो तीनों सुनते रहे। सुंदर भी वहां आ पहुंचा था तब तक। रतनचंद खामोश हुआ तो चंद पलों के लिए वहां चुप्पी छा गई। एक्स्ट्रा ने सुंदर को देखकर कहा, तू मुफ्त का माल झटकता है रतनचंद से, मुसीबत आने पर अपने मालिक को बचा नहीं सकता। मैंने कब मना किया है? सुंदर बोला। क्या किया तूने अब तक? मैं तो मना कर रहा हूं कि तुम तीनों को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। और अगर रतनचंद ऊपर लद गया तो? तब तो तब तू तो अपना बोरिया बिस्तर गोल करके दूसरी नौकरी तलाश कर लेगा। इसकी जान तो गई, तभी तो तुम लोगों को बुलाया है। ये क्या बात हुई? कभी इधर हो जाता है कभी उधर। मेरी नौकरी सर को सुरक्षा देने की है, सुंदर गंभीर स्वर में कह उठा। बंगले पर या राह चलते कुछ होता है तो सर को बचाना मेरा काम है। यही मैं कर सकता हूँ। कोई अनदेखे दुश्मन से मैं मुकाबला नहीं कर सकता। जो सामने आएगा उससे मैं निपट सकता हूँ। हमला करने वाले को रोक सकता हूँ, परंतु छिपे दुश्मन के बारे में कैसे जान लूं कि वो कहाँ छिपा है? अब सही बोला तू। उस छिपे दुश्मन से निपटने के लिए ही तुम तीनों को बुलाया गया है। वो कौन है तूने जानने की चेष्टा नहीं की? मैं कैसे जान सकता हूँ? जासूस तो हूं नहीं। मिलिट्री में था, निशानेबाज हूँ। दुश्मन को एक ही जगह पर घंटों अटकाए रख सकता हूँ। दुश्मन कहाँ है पता हो तो मैं उसका निपटारा कर सकता हूँ। सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है। धर्मा ने पूछा रतनचंद से, आखिरी बार केकड़ा का फोन कब आया? कल शाम को। केकड़ा के बारे में हमें जानना चाहिए। ये मिल जाए तो ताश के सारे पत्ते खुल सकते हैं हमारे सामने। केकड़ा का मिलना आसान नहीं। उसने खुद को सारे पत्तों के पीछे छुपा रखा होगा। बात तो सही है। गहरा मामला है ये, आसान नहीं है। एक्स्ट्रा बोला। हमें सबसे पहले उस पर ध्यान लगाना चाहिए जो रतनचंद को मारना चाहता है। मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ एक्स्ट्रा। राघव बोला। क्या सोच रहा है? अभी पता नहीं, लेकिन आने वाला खतरा मुझे नजर आ रहा है, राघव ने कहा। कैसा खतरा? रतनचंद सुबह से बाहर नहीं निकला, कल भी नहीं निकला, और कल भी नहीं निकलेगा तो इसे मारने वाला आराम से बैठ जाएगा। तीनों की नजरें मिली। नहीं बैठेगा, एक्स्ट्रा ने कहा। वो घात लगाएगा। यही मेरा ख्याल है। वो घात कहाँ लगाएगा? इस बंगले के आसपास, धर्मा ने कहा। अब समझे कुछ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? राघव ने कहा। वो जो भी है खतरनाक इंसान है। उसने सिर्फ एक ही गोली चलाई, रतनचंद को मारने के लिए। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। सामने वाला शीशा और बीच वाले का निशाना लेकर सिर्फ एक गोली, और निशाना सटीक रहा। कोई बेवकूफ होता तो कार पर गोलियों की बरसात कर देता कि बेशक कितने भी मरे, लेकिन रतनचंद अवश्य मर जाए और उसका काम पूरा हो जाए। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं और अपनी मंजिल को पाने के लिए बेशक महीनों लगा दें, लेकिन मंजिल पा ही लेते हैं। तुम कहना चाहते हो कि वो ताराचंद को मारकर ही दम लेगा? अगर हमने समझदारी ना दिखाई तो। यानी कि वो जो भी है अब बंगले के पास ही कहीं घात लगाएगा? पक्का। हम रतनचंद के साथ बंगले से बाहर भी निकल सकते हैं कि? रतनचंद को बकरा बनाने की कोशिश मत करो। ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा। सोचो कि अगर तब तक वो कामयाब हो गया और उसने रतनचंद का निशाना ले लिया तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तो हमें कोई ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए जहां वो घात लगा सकता हो। बंगले के आसपास कोई ऐसी जगह है क्या? क्यों नहीं, सामने ही सड़क के पार डेयरी ट्रैक्ट सेंटर है। डेयरी ट्रैक्ट सेंटर है। डेयरी ट्रैक्ट सेंटर की कई ऊंची ऊंची इमारतें हैं। किसी भी ऑफिस की खिड़की पर वो जम सकता है गन के साथ। तभी दो नौकर चाय और खाने पीने का सामान की ट्रे उठाए वहां आ पहुंचे। आरडीएक्स खाने में व्यस्त हो गए। रतनचंद व्याकुल सा दिखाई दे रहा था। सुंदर तीनों से कह उठा, जो भी हो सर को हर हालत में बचाना है और उस खतरे को खत्म करना है जो मारना चाहता है। गोली चलाने वाला ही नहीं, उसे भी खत्म करना पड़ेगा जिसने रतनचंद की सुपारी दी है। वो जिंदा रहा तो फिर दोबारा किसी को सुपारी दे देगा, और अंत रतनचंद की मौत पर आकर ही होगा, धर्मा ने कहा। तुम ठीक कहते हो, रतनचंद बोला। मामले की जड़ खत्म करना जरूरी है। हमें उन दोनों के बारे में जानना है, जो मारना चाहता है और जिसने सुपारी दी है।
और उनके बारे में हमें केकड़ा बता सकता है। केकड़ा आसानी से हमारे हाथ आएगा नहीं। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि वो हाथ आए, वरना हम रतनचंद को बचाने में ही लगे रहेंगे और वक्त बर्बाद करते रहेंगे। उन्होंने खाना पीना समाप्त किया। मैं देखकर आता हूं कि बंगले पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, राघव ने कहा और वो बाहर निकल गया। केकड़ा का फोन आए तो उससे हमारी बात कराना। जरूर, रतनचंद ने सिर हिलाया। हमारा कमरा किधर है? एक्स्ट्रा बोला। सुंदर, ये जो कमरा चाहे इन्हें दे देना, सब खाली पड़े हैं। जी, रतनचंद एक्स्ट्रा उठते हुए बोला। तुम्हें बंगले में खुले में नहीं जाना है और ना ही किसी खिड़की को खोलकर खड़े होना है। बेहतर होगा कि अपने कमरे में बंद रहो, इसी में तुम्हारी सुरक्षा है। अगला दृश्य। आरडीएक्स कमरे में बैठे थे। राघव अपने हिसाब से बंगले पर पहरा लगवाया आया था। 11 आदमी बंगले बंगले पर पहरा दे रहे थे और सुंदर उनकी पोजीशन पर नजर रखे हुए था। मुझे नहीं लगता कि कमरे के भीतर रतनचंद को कोई खतरा है, धर्मा ने कहा। बंगले के भीतर कोई खतरा नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। एक्स्ट्रा ने धर्मा को देखा। खतरा हो भी सकता है, किसी के दिमाग को हम नहीं जानते कि उसके भीतर क्या है, राघव बोला। कुछ भी हो सकता है, धर्मा ने गहरी सांस ली। मैं कुछ सोच रहा हूं, राघव बोला। क्या? जो रतनचंद पर गोली चलाना चाहता है, मैं उसे परेशान कर देना चाहता हूँ कि उसे लगे कोई नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ऐसा होने पर गुस्से से भर जाएगा, अपनी बिल से बाहर निकलेगा। उसे गुस्सा दिलाना आसान नहीं होगा, हाँ, परंतु हमें कुछ ऐसा करने की चेष्टा करनी चाहिए कि वो गुस्से से भर उठे। ऐसा कैसे होगा, यही तो सोचना है। आरडीएक्स की नजरें आपस में मिली। चुप्पी रही उनके बीच। जब तक वो गुस्से में नहीं आएगा तब तक वो सामने नहीं आएगा और हम उसे पहचान नहीं सकेंगे। इसके लिए क्या किया जाए? धर्मा ने राघव को देखा। जिसने अपने शिकार की जान लेने के लिए सिर्फ एक ही गोली चलाई, वो सब्र वाला इंसान लगता है, एक्स्ट्रा ने सोच भरे स्वर में कहा। ऐसे इंसान को गुस्सा दिलाना आसान काम नहीं होगा। इस काम में हम तभी सफल हो सकते हैं जब हम कोई खास चुभने वाली हरकत करें उसके साथ। मुझे एक आइडिया आया है, राघव बोला। क्या? उसे सामने लाने के लिए हम रतनचंद को बकरा नहीं बना सकते, क्योंकि वो हमारी पार्टी है। उसे खतरे में डालना ठीक नहीं, परंतु बकरा हम तो बन सकते हैं, राघव कह उठा। हम बकरा? वो कैसे? एक्स्ट्रा के माथे पर बल पड़ गए। धर्मा की कद काठी बहुत हद तक रतनचंद जैसी है। तो? एक्स्ट्रा एकटक राघव को देखता रहा। हमें जगजीत से काम लेना चाहिए। जगजीत? तुम्हारा मतलब कि? धर्मा गहरी सांस लेकर बोला। मुझे रतनचंद का डुप्लीकेट बनाओगे? हाँ। वो साला मेरा निशाना ले लेगा। इसका तोड़ भी मैंने सोच लिया है, राघव ने होंठ भींच कर कहा। क्या? वो आगे चलकर बताऊंगा, पहले जगजीत से बात तो कर लूं, राघव ने कहा और फोन निकालकर नंबर मिलाने लगा। धर्मा ने एक्स्ट्रा से कहा, ये मुझे मुसीबत में डालने की सोच रहा है। मैं रतनचंद का डुप्लीकेट बन जाऊंगा तो मुझे रतनचंद समझकर मार देगा वो। यही तो हम चाहते हैं, कि मैं मर जाऊं, धर्मा ने उसे घूरा। तुमने सुना नहीं, राघव ने कहा कि बचने का तोड़ भी है उसके पास। ये साला मुझे मरवाएगा। राघव का फोन लग गया था। जगजीत की आवाज कानों में पड़ी। हेलो, कैसा है तू? राघव बोला। ओ राघव, आज कैसे याद किया? एक काम है, अर्जेंट। हाँ बोल तो सामान भिजवाऊं। 2 लाख मेरी फीस है, तेरे लिए अर्जेंट काम भी हो जाएगा। कल सुबह मेरा काम तैयार मिलेगा? अगर 1 घंटे में तू सामान भिजवा दे तो। भिजवाता हूँ, साथ में तेरी फीस भी होगी। मेहरबानी। राघव ने फोन बंद किया और कमरे से निकलकर उस कमरे में पहुंचा जहां रतनचंद था। मुझे तुम्हारी तस्वीर चाहिए रतनचंद। तस्वीर? हाँ, ऐसी तस्वीर जो बिल्कुल स्पष्ट हो। अपनी तस्वीर दिखाओ मुझे। रतनचंद उठकर टेबल की तरफ बढ़ गया। मेरी तस्वीर से इस मामले का क्या? फेस मास्क बनवाया जा रहा है तेरे चेहरे का। धर्मा को बकरा बनाकर गोली मारने वाले को सामने पेश करना है। ओह, टेबल का ड्रॉर खोलता रतनचंद कह उठा। इस तरह धर्मा की जान को खतरा? तू उसकी फिक्र मत कर, यह हमारी चिंता है। रतनचंद कुछ तस्वीरें निकालकर
रतनचंद ने कुछ तस्वीरें निकालकर राघव को दे दी। राघव ने उनमें से 2 तस्वीरें पसंद की और बाकी लौटाते हुए कहा, 2 लाख रुपया भी निकाल और सुंदर को बुलाओ। रतनचंद ने 2 लाख रुपया निकाला और सुंदर को फोन करके बुलाया। सुंदर आया। ये 2 लाख रुपया और दोनों तस्वीरें तुझे जगजीत नाम के आदमी को देनी है, उसका पता रट ले, कहकर राघव ने जगजीत का पता बताया। अभी इसी वक्त ये काम करके लौटना है। सुंदर चला गया। रतनचंद, राघव ने मुस्कुराकर कहा, हम फालतू के नोट नहीं लेते, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। रतनचंद मुस्कुराया। खुद को जितना खतरे में डालेंगे फीस उतनी बढ़ती जाएगी। हमारी फीस तय हो चुकी है, पतला ना हो, हम फीस बढ़ाने नहीं जा रहे, कहकर राघव बाहर निकल गया। राघव वापस पहुंचा। सामान भिजवा दिया है जगजीत को। लेकिन तू करना क्या चाहता है? धर्मा बोला। बता तो दिया है कि तेरे को बकरा बनाना है, वो तेरा निशाना लेगा। इस खतरे से निकलने का रास्ता बता, क्या तोड़ है तेरे पास? वो भी बताऊंगा, पहले मांस तो बनाने दे। राघव गंभीर हो गया। अब हमें बंगले की वो खिड़की देखनी है जहां पर खड़े आदमी का निशाना डिरिट्रैक्ट सेंटर से डिरिट्रैक्ट सेंटर की बिल्डिंग से लिया जा सके, किसी खिड़की में खड़ा आदमी ले सके। वहां 6-7 इमारतें बनी हुई हैं, क्या पता निशाना लेने वाला कहाँ जमता है। वो किसी ऐसी खिड़की पर जमेगा जहां से बंगले के हर हिस्से का, खिड़कियों का निशाना लिया जा सके। रतनचंद को बाहर निकलता पाकर वो पक्का उन बिल्डिंगों में से किसी ऑफिस की खिड़की पर ही अपना ठिकाना बनाएगा, ताकि रतनचंद दिखे और उसका निशाना ले ले। ठीक कहा। और अगर किसी खिड़की पर या खुले पर रतनचंद मुझे बनाकर खड़ा कर दोगे, धर्मा बोला, तो सारी मुसीबत मेरे सर पर हुई। यार की जान बहुत कीमती है, आसानी से नहीं जाने देंगे। राघव मुस्कुरा कर कह उठा। उल्लू का पट्टा, बकरा भी बन रहा है और सेहत की चिंता में दूध पिलाने की कोशिश भी कर रहा है। तेल की मालिश भी कर दे कि एकदम चौकस हो जाऊं मरने के लिए, धर्मा ने मुंह बनाकर कहा। अगला दृश्य। 5:45 पर देवराज चौहान और जगमोहन सोहनलाल के पास पहुंचे। क्या हालात हैं? देवराज चौहान ने पूछा। कोई बाहर नहीं आया, सोहनलाल बोला। एक कार बंगले में गई थी 2 घंटे पहले। कौन था कार में? 2 लोग भीतर भीतर बैठे दिखे थे। वो दूर थे, उनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, सोहनलाल ने कहा। वो कार वाले आरडीएक्स हो सकते हैं, जगमोहन बोला। अवश्य हो सकते हैं। देवराज चौहान ने सड़क पार बंगले पर निगाह मारी। देवराज चौहान के पीछे डिरिट्रैक्टर सेंटर की इमारतें थी। अब क्या इरादा है? मेरे ख्याल में तो रतनचंद बंगले के भीतर बंद हो गया। समझदार है, जगमोहन ने कहा। अब वो आरडीएक्स के कहने पर चल रहा है, देवराज कह उठा। देखेंगे आरडीएक्स को भी, जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। देवराज चांद पलटा और डिरिट्रैक्ट सेंटर की इमारत को देखने लगा। दोस्तों सॉरी, ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर होना चाहिए, ये गलत लिखा गया है, मुझे भी पढ़ने में हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर की इमारतों को देखने लगा। फिर एक इमारत पर नजर जा टिकी। उस इमारत की साइड इस तरफ पड़ रही थी, यानी कि खिड़कियां थी इस तरफ, और ऐसी ही किसी खिड़की की जरूरत थी देवराज चौहान को। 5 मिनट बीत गए, देवराज चौहान को खिड़कियों पर नजर दौड़ाते। चंद कदमों की दूरी पर सोहनलाल और जगमोहन खड़े थे। तभी बंगले का गेट खुलता पाकर सोहनलाल कह उठा, कोई बाहर आ रहा है। जगमोहन की निगाह भी उधर जा टिकी। तभी एक कार निकली और आगे बढ़ गई। एक ही आदमी है कार में, सिर्फ कार चलाने वाला, जगमोहन बोला। तू बंगले पर नजर रख, मैं उसके पीछे जाता हूं, सोहनलाल ने कहा और तेज तेज कदमों से सामने खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। जगमोहन की निगाह बंगले पर जा टिकी। बंगले का गेट कार निकलने के पश्चात बंद हो गया। शाम का वक्त होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर गहमा गहमी बढ़ गई थी। देवराज चौहान पलटा और जगमोहन की तरफ आया। सोहनलाल किधर गया? कोई बंगले से बाहर निकला था, उसके पीछे गया है। तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे इस इमारत की पहली दूसरी मंजिल की कोई खिड़की चाहिए।
देवराज चांद ने इमारत को देखा। कोई ना कोई ऑफिस तो किराए के लिए अवश्य खाली होगा। मैं पता करके आता हूं। अगला दृश्य। देवराज चांद उस इमारत के पास जा पहुंचा। ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें ही दुकानें नजर आ रही थी। दुकानों के रंग बिरंगे बोर्ड नजर आ रहे थे। पहली मंजिल पर भी दुकानें थी। देवराज चौहान बोर्डों को घूरने लगा। कुछ मिनटों में वो रावत प्रॉपर्टी डीलर के मालिक रावत के सामने बैठा हुआ था। कहिए साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? पहली मंजिल पर दुकान या दूसरी मंजिल पर ऑफिस किराए के लिए चाहिए। कुछ भी हो जाए। ये क्या बात हुई जनाब, कुछ भी हो जाए? मैं समझा नहीं। मैंने ऑफिस खोलना है और भाई ने दुकान। ओह, समझा समझा। तो यूं कहिए ना, सब समझ गया। लेकिन दुकान या ऑफिस की खिड़की उस तरफ की सड़क की तरफ खुलनी चाहिए। उस सड़क पर? ठीक है। ऑफिस का तो समझो इंतजाम हो गया। दूसरी मंजिल पर बढ़िया ऑफिस है, 22 बाई 18 का। किराया भी कम है। चाबी भी मेरे पास है। ऑफिस दिखा दूं क्या अभी? जरूर। रावत ने टेबल के ड्रॉज से चाबी निकाली और उठता हुआ बोला, चलिए। क्या नाम बताया आपने? सुरेंद्र पाल। दोनों बाहर निकले और आगे बढ़ गए। किस चीज का ऑफिस खोलना चाहेंगे आप? मेरी कंपनी ने कपड़े धोने का नया पाउडर लॉन्च किया है। इसकी मार्केटिंग के संबंध में ऑफिस खोलना है। लो जी, चकाचक ऑफिस है सुरेंद्र पाल जी। रावत दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश करता हुआ बोला, ऐसा ऑफिस कभी कभार ही हाथ आता है। महीनों पहले खाली हुआ है। इस बंदे का अमेरिका में काम बन गया। यहाँ पर जो आता है बन के ही निकलता है। उससे पहले भी इस ऑफिस वाला नेपाल चला गया था। किस्मत वाला ऑफिस है ये। भीतर प्रवेश करते ही देवराज चौंध टिटका। पहले से ही वहां पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था। कुछ कुर्सियां, एक दो काउंटर और अन्य तरह के सामान। इसकी आप फिक्र मत करो। ये सामान है तो नया, पर कबाड़ ही समझो। पहले वाला छोड़ गया था। जो आपके इस्तेमाल में आए ले लेना। बाकी का मैं बाहर फिकवा दूंगा। चिंता मत कीजिए, मैं सर्विस पूरी दूंगा। ये देखिए, इधर आइए। आप खिड़की की बात कर रहे थे कि सड़क की तरफ खुले। तो यहाँ एक नहीं, दो दो खिड़कियां हैं। रावत कहते हुए आगे बढ़ा। दोनों खिड़कियों के पल्ले खोल दिए। खिड़कियों के शीशों पर काली फिल्म चढ़ी हुई थी। खोलते ही ऑफिस में बाहर की रोशनी भर आई। देवराज चांद ने आगे बढ़कर खुली खिड़की पर निगाह मारी तो सड़क पार कुछ दूर रतनचंद का बंगला दिखा। बीच में पेड़ आ रहे थे, परंतु बंगला बहुत हद तक यहाँ से स्पष्ट था। खुली हवा आती है इन खिड़कियों से। बाहरी रोशनी भी चकाचक है। यूं तो यहाँ लाइट कम हो जाती है, फिर भी चली जाए। यूं तो यहाँ लाइट कम जाती है, फिर भी चली जाए तो काम नहीं रुकेगा। हवा रोशनी पूरी आती रहेगी। घबराहट नहीं होगी। काम ना हो तो खिड़कियों से बाहर देखकर वक्त भी इतनी बिता दिया जाए। वाह जी, बनाने वाले ने खिड़कियां भी क्या बनाई हैं। बंद कर लो तो बंद, खोलो तो खिड़कियां। देवराज चौहान मुस्कुराया। रावत को देखा। पसंद आया सुरेंद्र पाल जी? बहुत। लो जी, बन गई बात। पहली बार में ही। एग्रीमेंट तैयार करूं? रोकड़ा लाए हैं या कल? किराया क्या? किराया बताकर रावत बोला, इससे कम किराए पर आपको यहाँ कोई दूसरी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन 3 महीने का एडवांस देना होगा आपको। जो इस जगह का मालिक है वो एडवांस के बिना नहीं मानता। वैसे भी क्या हर्ज है एडवांस देने में? आप एग्रीमेंट तैयार कीजिए। यानी आपको एडवांस देने में कोई एतराज नहीं? ठीक है, चलिए। वो दोनों बाहर निकले। रावत ने ताला लगाया और आगे बढ़ गया। चाबी मैं आज ही ले लूंगा, देवराज चौहान बोला। जरूर जी, जब नोट दिए हैं तो चाबी मिलनी चाहिए। खरा सौदा है। आधे घंटे में एग्रीमेंट तैयार हो जाता है। ये तो बहुत बढ़िया हो गया कि आपने देखते ही पसंद कर लिया। सिरदर्दी नहीं उठानी पड़ी। कई बार तो जी ऐसे ऐसे ग्राहक आते हैं कि सारा सारा दिन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घुमाते हैं। फिर कुछ पसंद नहीं आता और शाम को जाते हुए नमस्ते भी नहीं करते। तो कल ही काम शुरू कर देते हैं। कल मेरा भाई ऑफिस देखेगा। जरूर जी, जरूर देखें। मेरे मिस्त्री कहीं पर काम कर रहे हैं, सप्ताह तक वो फुर्सत में आएंगे। तब यहाँ काम शुरू होगा। मालिक हो जी आप, जब भी काम शुरू करो। उससे पहले मेरा आर्किटेक्ट आएगा और फैसला करेगा कि ऑफिस को क्या रूप देना है। हाँ जी, हाँ जी। आर्किटेक्ट की दाल रोटी भी तो चलनी चाहिए। सबको मिल मिलाकर खाना चाहिए।
फिर एकाएक ही वो सामने आते आदमी को देखकर चिल्लाया, नमस्कार चोपड़ा साहब। दूर नजर आ रहे व्यक्ति ने उसे देखकर हाथ हिला दिया। इस बिल्डिंग में बहुत शरीफ लोग हैं जी। अपने चोपड़ा साहब को ही लो। विदेश भेजने के नाम पर लोगों को ठग ठग कर करोड़पति बन गए। 3 महीने जेल में बिताए और जमानत पर बाहर आ गए। अब ऐसे ऐसे चलता रहेगा केस। करोड़पति तो बन गए। लोग तो ऐसे ही स्टार प्लस वाले प्रोग्राम केबीसी की तरफ दौड़े पड़ते हैं करोड़पति बनने के लिए। मैं तो कहता हूँ चोपड़ा साहब से गुर सीख लेने चाहिए करोड़पति बनने के। अगला दृश्य। 7 बज रहे थे। देवराज चांद जगमोहन के पास पहुंचा। सोनलाल भी वहां मौजूद था। तुम कहाँ गए थे? देवराज चांद ने पूछा। जो बंगले से निकला था उसके पीछे। वो आदमी गोरेगांव में किसी फ्लैट पर गया। मेरे देखते ही देखते उसने कॉल बेल बजाई। दरवाजा खुला तो उसने हाथ में पकड़ा लिफाफा दरवाजा खोलने वाले को दे दिया। उस व्यक्ति ने लिफाफा खोलकर देखा और दरवाजा बंद कर लिया। अब वो व्यक्ति वापस बंगले पर आ गया है। ये नहीं मालूम हो सका कि उस लिफाफे में क्या था? देवराज चांद ने पूछा। नहीं। तुम दोनों बारी बारी बंगले पर नजर रखोगे। कोई बाहर जाए तो ये अवश्य देखना कि वो किधर गया है। देवराज चांद ने कहा, क्योंकि ऐसे वक्त में जो भी बाहर निकलेगा बेहद खास काम के लिए निकलेगा। मेरे ख्याल में हम दोनों एक साथ यहाँ मौजूद रहने चाहिए। जगमोहन बोला, ताकि एक किसी के पीछे जाए तो दूसरा बंगले पर नजर रखता रहे। काम ना हो तो पास ही कार में नींद मार ले। ठीक है, ये भी बुरा नहीं। तुम क्या करके आए? जगमोहन ने पूछा। मैंने सामने वाली इमारत में दूसरी मंजिल पर ऑफिस किराए पर ले लिया है, जिसकी खिड़की इस तरफ खुलती है। ओह। जगमोहन ने गहरी सांस ली। वहां कब टिकोगे? कल सुबह से। कल रतनचंद बंगले से बाहर भी निकल सकता है। बाहर निकला तो उसके पीछे चलेंगे, नहीं निकला तो टेलीस्कोप पर लगी आंख उसे बंगले में ढूंढेगी। खैर नहीं साले रतनचंद की। जगमोहन मुंह बनाकर के उठा। आरडीएक्स को नहीं भूलना चाहिए। देवराज चांद बोला। रतनचंद को बचाने के लिए वो बंगले में हो सकते हैं। अगला दृश्य। देवराज चौहान होटल पहुंचा तो प्रताप कोहली और दिनेश चुरू को अपना इंतजार करते पाया। तुम गन लेकर कहाँ चले गए थे? दिनेश चुरू ने पूछा। गन कार की डिग्गी में पड़ी है। देवराज चांद बैठता हुआ बोला। कुछ करने ही जा रहे हो क्या? कल से काम होगा। कैसे? देवराज चांद ने दोनों को देखा। दोनों उसे देख रहे थे। अगर वो बंगले से निकलता है तो ठीक, नहीं तो बंगले में ही उसका निशाना उसे निशाने पर लिए जाने की कोशिश की जाएगी। बंगले में ही उसे निशाने पर? इसके लिए तो किसी ऐसी जगह की जरूरत होगी जहां से निशाना बांधा जा सके। दिनेश चुरू ने कहा। ऐसी जगह देखी कोई? हाँ। देवराज चांद मुस्कुराया। कहाँ? दिनेश चुरू ने पूछा। मेरे ख्याल में उसके उसके बंगले के सामने डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कहीं ऐसी जगह होगी। क्यों? ऐसा ही समझो। कल देख लेना वो जगह। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब तुम में से कोई ये खबर रतनचंद को दे देगा। देवराज चांद ने कहा। रतनचंद को हम क्यों देंगे? प्रताप कोहली के माथे पर बल पड़ गए। पहले भी तो रतनचंद को हमारी हरकतों की खबर मिलती रही है, तो क्या ये काम हमने किया है? दिनेश चुरू बोला। किया तो तुम में से ही किसी ने है। प्रताप देवराज चौहान कहता प्रताप देवराज चौहान कहता तो ठीक ही है। साली कहीं से तो खबर निकली ही रही है। लेकिन मैं ये काम नहीं करता। मैं भी नहीं। तो ये खबर हरीश और अवतार की तरफ से निकल रही होगी। दोनों सोच भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते रहे। देवराज चौहान की निगाह दोनों पर थी। नहीं। प्रताप कोहली ने सिर हिलाया। वो दोनों भी ऐसा नहीं कर सकते। फिर तो शौरी साहब ही बचते हैं। पागल हो गया क्या? भला शौरी साहब ऐसा क्यों करेंगे? प्रताप कोहली ने देवराज चौहान को देखा और कह उठा। देवराज चौहान, मेरे ख्याल में खबरें हमारी नहीं तुम्हारी तरफ से लीक हो रही हैं। देवराज चौहान मुस्कुराया। जगमोहन और सोनलाल कहाँ हैं? जब तक ये मालूम नहीं होता कि खबरें कहाँ से लीक हो रही हैं, तब तक ज्यादा सवाल जवाब ना पूछो तो ठीक है। देवराज चौहान ने कहा। अगला दृश्य। अंधेरा होने को था। धर्मा ने खिड़की खोली और बाहर देखने लगा। सामने सड़क पर से ट्रैफिक जा रहा था। वाहनों की लाइटें ऑन होनी शुरू हो गई थी।
धर्मा की नजरें हर तरफ फिरने लगी। कुछ ही देर बाद उसकी निगाह सड़क पार डिस्ट्रिक्ट सेंटर की इमारतों पर जा टिकी। काफी देर तक उन्हीं इमारतों को देखता रहा, फिर अंधेरा हो गया। ऑफिसों में रोशनी ऑन थी, चंद ऑफिसों में अंधेरा अवश्य था। तभी कदमों की आहटें गूंजी और राघव पास में आकर खड़ा हो गया। क्या देख रहे हो? सोच रहा हूं कि अगर हमने रतनचंद का शिकार करना होता तो रतनचंद बाहर ना निकल रहा हो तो हम कौन सी इमारत चुनकर निशाना लेते, घात लगाते। राघव कुछ पल बाहर देखता रहा, फिर बोला, ठीक सामने वाली। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि सामने वाली इमारत की पहली और दूसरी मंजिल चुनते। पहली दूसरी क्यों? ज्यादा ऊंचाई पर जाने में ये खिड़कियां नजर नहीं आती और ठीक से निशाना लगा पाना आसान नहीं होता। इसके लिए पहली और दूसरी मंजिल ही ठीक रहेगी। तेरा क्या ख्याल है? जो रतनचंद को निशाना बनाना चाहता है वो वहीं डेरा जमाएगा। इसके सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होगा, क्योंकि हमने रतनचंद को बाहर निकलने से मना कर दिया है। यानी कि हमारा शिकार हमारे करीब आ जाएगा। धर्मा ने राघव को देखा। क्या कहना चाहते हो तुम? अगर हम तेजी दिखाएं तो उस आदमी को जिंदा पकड़ सकते हैं, परंतु ये काम आसान नहीं है। उस इमारत पर हमें कड़ी नजर रखनी होगी, जबकि हमें यहाँ भी सब संभालना है। अगर वो जिंदा हमारे हाथ लग जाए तो इससे उसके बारे में भी जान सकते हैं, जिसने उसे सुपारी दी है। देखते हैं, कल इस बारे में कुछ करेंगे। मेरे ख्याल में आज का दिन उसने रतनचंद का इंतजार किया होगा कि वो बाहर निकले। रतनचंद को बाहर न निकलता देख उसने तय कर लिया होगा कि कल इस इमारत में कहीं ठिकाना बनाएगा। इसके लिए वो इमारत में इस वक्त जगह तलाश कर रहा होगा, या कल करेगा। ये भी हो सकता है कि जगह उसने तलाश कर ली हो। हाँ, ये भी हो सकता है। तुम्हारे लिए यही खिड़की ठीक रहेगी। कल सुबह जगजीत रतनचंद का मांस बनाकर दे देगा। तुम रतनचंद की शक्ल में कल इसी खिड़की पर आओगे। वो आसानी से मेरा निशाना ले लेगा। यही तो मैं चाहता हूँ, परंतु वो निशाना नहीं लेगा। अगर समझदार हुआ, मैं उसे परेशान कर दूंगा। कैसे? कल बताऊंगा। राघव के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान नाच उठी। अभी क्यों नहीं? कुछ कहने की अपेक्षा मुस्कुराता हुआ राघव उस इमारत को देखने लगा। अगला दृश्य। उस वक्त सोहनलाल जाग रहा था और बंगले पर नजर रख रहा था। जगमोहन कुछ दूर कार की पीछे वाली सीट पर नींद में डूबा हुआ था। 2 घंटे पहले ही वो सोया था। सुबह के 9 बज रहे थे। तभी सोहनलाल ने बंगले का गेट खुलता देखा। वो समझ गया कि कोई बाहर आया है। सोहनलाल तेजी से कार के पास जा पहुंचा। नजरें बंगले पर थी। जगमोहन को हिलाते हुए कह उठा, उठ जा, कोई बंगले से बाहर जा रहा है। जगमोहन फौरन उठ बैठा। कल शाम वाली कार ही बंगले से बाहर निकली और आगे बढ़ गई। मैं उस कार के पीछे जा रहा हूँ। सोहनलाल ड्राइविंग सीट पर बैठता कह उठा। जगमोहन कार से बाहर आ गया। तब तक सोहनलाल कार स्टार्ट कर चुका था और फिर कार आगे बढ़ा दी। जगमोहन ने उसकी कार को जाते देखा, फिर बंगले पर नजर मारी, जिसका फाटक बंद हो चुका था। उसके बाद आंखें मलता हुआ मुनासिब जगह पर जा खड़ा हुआ। कल शाम से ही वो और सोहनलाल 2-2 घंटे की ड्यूटी दे रहे थे। एक 2 घंटे बदल बंगले पर नजर रखता तो दूसरा नींद ले लेता। अभी 10 मिनट ही हुए थे कि एक कार पास आकर रुकी। देवराज चौहान, प्रताप कोहली और दिनेश था भीतर। देवराज चौहान कार से निकलकर जगमोहन के पास पहुंचा। सोहनलाल कहाँ है? कोई बंगले से निकला है, उसके पीछे गया है, जगमोहन ने बताया। कब की बात है? 10-15 मिनट हुए होंगे। कल शाम से और कोई अंदर बाहर नहीं हुआ? नहीं। कोई नई खबर? नहीं। ठीक है, मैं पीछे की इमारत में अपने ठिकाने पर बैठने जा रहा हूँ। इस बीच अगर रतनचंद बाहर निकला तो मैं आ जाऊंगा। तुम फोन पर भी मुझे बता सकते हो। सोहनलाल जब आए तो उससे मेरी बात करा देना। करा दूंगा। यहाँ चाय पानी कुछ खाने को भिजवा दो। भिजवाता हूँ। इन दोनों को तुम अपने साथ रखे रखे हुए हो, कहीं ये रतनचंद को सारी खबरें ना दे रहे हो। अगर ऐसा है तो तुम खतरे में पड़ सकते हो। इस बात का ध्यान है मुझे, देवराज चौहान ने कहा और कार में जा बैठा। कार आगे बढ़ाई और पीछे की इमारत की पार्किंग में जा खड़ी हुई। तुम में से एक डिग्गी में पड़ी गन लेकर मेरे साथ चलो, दूसरा जगमोहन के पास जाए और खाने का सामान पहुंचा दे। तुमने बताया नहीं कि जगमोहन और सोहनलाल रतनचंद के बंगले पर निगाह रखे हुए हैं। बताने की जरूरत नहीं समझी।
देवराज चांद कार से बाहर निकलता हुआ कह उठा। प्रताप कोहली ने दिनेश चुरू से कहा, जगमोहन को खाना पीना पहुंचा, मैं देवराज चांद के साथ जा रहा हूं, बाद में वहीं आ जाना, पता तेरे को बता दिया है। हाँ। चलिए दोस्तों, कहानी मजेदार हो गई है। अब टक्कर होने वाली है दोनों पार्टियों की। तो अगले भाग में इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।